Hello everyone. Today's lecture of organizational behavior is about challenges of organizational behavior. तो आज हम challenges of organizational behavior की बात करेंगे. The field of organizational behavior is dynamic. The new millennium poses new challenges as well as offers opportunity for managers. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फील्ड काफी ज्यादा डायनामिक है और प्रेजेंट टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं. मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज नेवर बीन मोर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स. Changes are taking place in the organization. These changes lay effect on human behavior. ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है. इसकी बजाय मैनेजर्स दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पर बदलाव होते रहते हैं और उन बदलावों का असर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर के ऊपर भी साफ तौर पर दिखाई देता है. अब वो बदलाव किस तरीके के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी हम बात करते हैं. चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदलाव. दूसरा है चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कोजिंग ऑब्सोलेंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स. ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का चेंज होना, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स या फिर स्किल्स का पुराना हो जाना या बहुत इफेक्टिवली काम ना करना. एंड थर्ड है रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन होना. इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलना. To cope with the above changes, organization will require human resource based competitive advantage. और इन सभी चेंजेस से निपटने के लिए, इन सभी चेंजेस से कूप अप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बेस्ड कॉम्पिटिटिव बदलाव करने पड़ते हैं. कॉम्पिटिटिव कुछ सुविधाएं देनी पड़ती हैं एम्प्लॉयज को. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन हेल्प इन बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या बदलाव लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प ली जा सकती है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प कर सकता है. Some critical issues of organizational behavior confronting the managers today are discussed below. अब कुछ एक ऐसे क्रिटिकल इश्यूज जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर मैनेजर्स द्वारा देखे जाते हैं, उनको यहाँ आगे डिस्कस किया जा रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं. सबसे पहला है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स, ग्लोबलाइजेशन, एस्पिरेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनोवेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड ethical behavior and social responsibility. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. तो फर्स्ट चैलेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. Workforce is a broader concept that addresses gender, race, ethnicity and other differences. तो जब वर्कफोर्स की हम बात करते हैं तो वर्कफोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का जेंडर, रेस, कौन सी इथेनिसिटी से बिलोंग करते हैं,
कौन से कल्चर किस तरीके का है लोगों का, और दूसरी तरह के डिफरेंसेस भी आते हैं. The challenges for managers therefore is to become more accommodating to diverse group of people by addressing their different lifestyle, family need and work style. अब यहाँ पर मैनेजर्स के लिए चैलेंज ये आता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों के ग्रुप के साथ उनको काम करना पड़ता है. तो उन अलग अलग तरह के लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए, किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट किया जाए, या ऐसी पॉलिसीज लाई जाएं कि डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट फैमिली नीड और डिफरेंट वर्क स्टाइल होने के बावजूद भी वो सभी लोग एक ही छत के नीचे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के एम के लिए मिलकर काम कर सकें. द मैनेजर मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. दे हैव टू शिफ्ट देयर फिलोसफी फ्रॉम ट्रीटिंग एवरीवन अलाइक टू रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस. अब यहाँ जरूरत है कि मैनेजर्स को डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. उनको अपनी फिलोसफी इस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी कि वो लोगों के डिफरेंसेस को पहचान कर उनको एक साथ लेकर चलें, या डिफरेंसेस को पहचानने के बाद भी उनको एक ही तरीके से ट्रीट करें और उनको एक जैसी सुविधाएं प्रदान करें. Workforce diversity has important implication for management practice. Workforce diversity का मैनेजमेंट प्रैक्टिस में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशन है. डाइवर्सिटी इफ properly managed can increase creativity and innovation in organization as well as improve decision making by providing different perspective on problems. अगर डाइवर्सिटी को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो डाइवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर तरीके से काम कर सकती है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने में. इसके साथ ही लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बेटर बनाने में, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग काम करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम को सभी लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे और अलग अलग सॉल्यूशन निकलकर सामने आएंगे. When diversity is not managed properly, there is potential for higher turnover, more difficult communication and more interpersonal conflict. वही अगर डाइवर्सिटी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. एक हायर टर्नओवर का जो लक्ष्य लेकर चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा नहीं हो पाएगा. वहीं कम्युनिकेशन में भी डिफिकल्टीज आएंगी, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे. सेकंड है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ वर्कफोर्स. The major challenge from changing demographics of workforce related to dual career couples where both partners are actively pursuing professional careers. तो major challenge जो देखने को मिलता है changing demographic of workforce, तो यहाँ पर चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स की जो बात हो रही है कि वर्कफोर्स की डेमोग्राफिक को किस तरीके की डेमोग्राफिक में बदलाव आना या वर्कफोर्स के प्रकार में बदलाव आना, तो वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूल कैरियर कपल्स से रिलेटेड होता है. यानी कि दोनों ही कपल या दोनों पार्टनर प्रोफेशनल हैं या दोनों वर्किंग हैं और एक ही जगह पर वो जॉब कर रहे हैं. The increasing number of dual career professionals limits individual flexibility in accepting such assignment and may hinder organizational flexibility in acquiring and developing talent. तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूल कैरियर प्रोफेशनल काफी ज्यादा बढ़ रहा है. यानी कि कपल्स या पार्टनर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि वहां पर इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी लोगों में कम हो जाती है. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से राय जरूर लेता है, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट मिलने पर या असाइनमेंट मिलने पर उसके ऊपर अपने पार्टनर या फिर अपने साथी का इफेक्ट जरूर पड़ता है. तो जब भी उनको कोई असाइनमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है. यानी वो ओनली अपने बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं.
और कई बार ऑर्गेनाइजेशन को कपल्स को लेने की वजह से जो रियल टैलेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन मिस कर जाता है. Increasing number of working mothers and steady decline of blue collar worker giving place for white collar and pink collar employees are other demographic changes. दूसरा जो डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है वर्कफोर्स में, यानी कि बदलाव एक देखने को मिल रहा है, वो है कि वर्किंग मदर भी काफी ज्यादा संख्या में काम कर रही है. और एक है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स की कमी हो रही है. यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स से मतलब है कि जो लोग मैनुअली काम करते हैं, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स में स्किल्ड वर्कर भी आ सकते हैं और अनस्किल्ड वर्कर भी आ सकते हैं. तो जो लोग जितने भी मशीनों को जो वर्कर संभालते हैं तो वो सब ब्लू कॉलर वर्कर में आएंगे और उनकी जगह पर व्हाइट कॉलर और पिंक कॉलर एम्प्लॉइज को ज्यादा स्थान दिया जा रहा है. व्हाइट कॉलर वर्कर में ज्यादातर जो लोग डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, यानी कि जैसे मैनेजर्स हैं या फिर HR डिपार्टमेंट है, इस तरीके के जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो आते हैं. पिंक कॉलर में फीमेल एम्प्लॉइज आती हैं, तो उनको ज्यादा स्थान दिया जा रहा है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये भी एक डेमोग्राफिक्स में चेंज देखने को मिल रहा है. एंड थर्ड है सेटिस्फेक्शन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि वर्कफोर्स की एस्पिरेशन में संतुष्टि. एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो चेंजिंग विद चेंज इन वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स, यानी कि वर्कफोर्स की डेमोग्राफिक्स में बदलाव आने के साथ ही एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन में भी बदलाव आता है. ट्रेडिशनल एलिमेंट्स सच एज जॉब सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन, हाउसिंग एंड लाइक डोंट अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट टुडेज वर्कफोर्स. आजकल की जो एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेडिशनल जितनी भी पर्क्स थे वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि पहले के एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव एक्स्ट्रा बोनस वगैरह जो मिलते थे, या फिर हाउसिंग फैसिलिटी है, ये सब चीजें पुराने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी. लेकिन अभी की जो जनरेशन है उनको ये चीजें उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं. आजकल के एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट की डिमांड करते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं, तो ये सब चीजें उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. ऑल्सो टुडेज एवरेज वर्कर डिमांड बेटर ट्रीटमेंट, चैलेंजिंग जॉब्स एंड कैरियर एडवांसमेंट. वहीं आजकल एक एवरेज वर्कर भी खुद के साथ अच्छा बर्ताव चाहता है, चैलेंजिंग जॉब्स करना चाहता है और अपने कैरियर में जल्दी प्रमोशन चाहता है. Thus, manager would be required to evolve appropriate technique to satisfy the higher level need of employees in order to motivate them. इसीलिए मैनेजर्स को इस तरह की अप्रोप्रिएट टेक्निक लगानी पड़ती हैं जिससे कि वो अपने एम्प्लॉइज की हायर लेवल ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट कर सकें. फोर्थ है एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. Modern organizations recruit young and dynamic person with professional and technical qualification at junior and middle level. तो आजकल के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस में जूनियर और मिडिल लेवल और यंग और डायनामिक लोगों को रिक्रूट किया जाता है और उनकी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है. मोटिवेशन ऑफ सच एम्प्लॉइज इज ग्रेट चैलेंज. सच पीपल डोंट लाइक क्लोज सुपरविजन एंड डायरेक्टिव लीडरशिप. तो यंग और डायनामिक प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल बहुत ज्यादा क्लोज सुपरविजन को पसंद नहीं करती है. वहीं डायरेक्टिव लीडरशिप को भी वो पसंद नहीं करते हैं कि उनको ऑर्डर दे दिया जाए कि ये काम करो और वो काम करने लग जाए. तो इस तरह की लीडरशिप की जरूरत उनको नहीं होती है. उनको प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत होती है कि उनका लीडर उन्हें मोटिवेट करे, उनके काम में कमियां कम निकाले और उनको मोटिवेट करके उनको गाइड करे. तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. Hence, the managers have to understand the significance of empowerment. Empowerment involves effort to take full advantage of organizational human resource by giving everyone more information and control over how they perform their jobs.
तो आजकल के मैनेजर्स को एम्पावरमेंट की सिग्निफिकेंस समझने की आवश्यकता है। एम्पावरमेंट में मेनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना होता है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके या व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा रहे ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। व्यक्ति को चॉइस दी जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकता है, कैसे अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। Various techniques of empowerment range from participation in decision making to the use of self-managed teams. तो एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बहुत सारी टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग करते समय सारे एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन लिया जाए या सारे एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा है कि एम्प्लॉइज अपनी सेल्फ मैनेज्ड टीम बनाएं कि जिन लोगों के साथ उनका कोऑपरेशन अच्छा है या जिन लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो लोग अपनी एक सेल्फ मैनेज टीम बनाएं और किसी भी प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर वो काम करें। एम्पावरमेंट विल श्योरली स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से एम्पावरमेंट बढ़ेगा और उससे डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है improving quality and productivity. Improving of productivity and quality is essential to satisfy customers. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को ही बढ़ाना जरूरी हो जाता है। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी में भी इम्प्रूव्ड through not only better technology but also trained workforce. अब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ बेटर टेक्नोलॉजी ही जरूरी नहीं होती है, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेंड वर्कफोर्स यानी ट्रेंड लोग भी होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज अल्टीमेटली वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज ही करेंगे। प्रोग्राम्स लाइक टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट and re-engineering, which require extensive employee involvement, can be implemented to meet the challenges of productivity and quality. तो यहाँ दो प्रोग्राम बताए गए हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लागू किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी की कितनी मात्रा चाहिए तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, पहले से ही मैनेजर्स नियुक्त किए जाएं कि वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर पूरा ध्यान रख सकें। और दूसरा है री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग में भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है, और अगर वहां पर कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज लाकर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल चैलेंजेस आर अनदर सेट ऑफ चैलेंजेस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय टुडेज मैनेजर। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के द्वारा ग्लोबल चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू नेशनल बॉर्डर्स। ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ देश के बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, दूसरे देशों से भी उनके लिंक होते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। क्योंकि बिजनेस में आजकल इंटरनेशनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो गया है। Managers have to cope with unfamiliar laws, languages, attitude, management style, ethics, etc. Hence, managers have to be flexible and proactive. तो मैनेजर्स को बहुत सारी चीजों के साथ कूप अप करना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बहुत बार ऐसे लॉज उनके सामने आ जाते हैं जिनसे वो फैमिलियर नहीं होते हैं या जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं। नई भाषाएं उनके सामने आ जाती हैं, अलग एटीट्यूड्स उनको देखने को मिलते हैं, अलग तरह के मैनेजमेंट स्टाइल उनको देखने को मिल सकते हैं, या कुछ एक अलग वैल्यूज और एथिक्स भी
देखने को उनको मिल सकती हैं, तो इन सब के साथ उनको कूप अप करना होता है। तो इसीलिए मैनेजर्स में फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोएक्टिविटी दोनों ही क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी नई सिचुएशन या फिर नए एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से कूप अप कर सके। मैनेजर्स आर अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन टू वेज। तो नॉर्मली मैनेजर्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो तरीके से अफेक्ट होते हैं। इफ दे आर ट्रांसफर्ड टू अनदर कंट्री, they will have to manage a workforce that is likely to be very different in needs, aspiration and attitudes. यानी कि अगर एम्प्लॉइज या मैनेजर्स को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसकी वजह से उनको एक बहुत ही अलग तरह की वर्कफोर्स के साथ डील करना पड़ेगा, या एक अलग तरह की वर्कफोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, जहां पर लोगों की नीड, उनका एटीट्यूड अलग होगा। If they are in their own country, they have to work with people from other countries having different cultures. वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने खुद के देश में दूसरे देशों से आए हुए लोगों के साथ उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना और बदलाव को पॉजिटिव वे में लेना। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फोस्टर इनोवेशन एंड चेंज सक्सेसफुली। आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशंस को, यानी कि किन्हीं भी नई चीजों को बनाने पर ज्यादा फोकस करती हैं, या फिर बदलाव को वो पॉजिटिवली लेती हैं। Success comes to those organizations that maintain their flexibility, continually improve their quality, and outbid their competitors with innovative products and services. तो ऐसी organizations को ही आज के दिन में सक्सेस मिलती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखती हैं, अपनी क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करती रहती हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को लगातार बीट करके रखती हैं, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को। इन कॉम्पिटिटरी एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंट चेंज टू सर्वाइव एंड ग्रो। तो आजकल जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए प्लान करके रखना पड़ता है, और कुछ भी अगर चेंज चाहिए होती है तो वो बदलाव उनको लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते रहने पड़ते हैं, जिससे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो कर सके, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म कर सके। एज अ रिजल्ट, डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन मैनेजर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रेटर देन एवर बिफोर। तो इसी का परिणाम है कि आजकल के मैनेजर के ऊपर डिमांड और एक्सपेक्टेशन दोनों ही ज्यादा बढ़ गई हैं, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ठीक तरीके से मैनेज करके रख सके, उनके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ठीक तरीके से मैनेज करके रख सके। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंज एजेंट का काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बेटर बनाकर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एथिकल बिहेवियर। एथिक्स डिनोट द सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग और गुड और बैड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ के बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी गलत हैं, कौन सी अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। Managers and employees in today's organization are always under pressure to register increased turnover. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर और एम्प्लॉइज हमेशा ही प्रेशर में रहते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर को बढ़ाया जा सके। It is the duty of today's managers to create an ethically healthy climate for his or her employees, where they can do their work productively and with clear conscience. तो आजकल मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का एथिकली हेल्दी क्लाइमेट बनाकर रखें, ताकि उनके एम्प्लॉइज ठीक तरीके से काम कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रॉपर मोटिवेशन उनको मिलता रहे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके।
नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility is the organization's obligation to protect and contribute to the interest of various stakeholders such as investor and owners, employees, customers, suppliers, government, society, etc. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपने स्टेक होल्डर्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, ओनर हैं, एम्प्लॉइज हैं या फिर कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है या समाज है, ये सभी इन सभी लोगों के इंटरेस्ट को और उनके कंट्रीब्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Increasing attention has been focused in recent year on business obligation to help avoid pollution and contribute to social causes. तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रही है वो मेनली है कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से हेल्दी बनाकर रखा जाए, पोल्यूशन को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाए और सोशल प्रॉब्लम पोज करने वाली चीजों को ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम किया जाए, यानी कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करे. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है. एंड यहाँ रेफरेंसेस दी गई हैं. थैंक यू सो मच.